हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। और अभी आपका 10th का रिजल्ट आया है। बढ़िया सा रिजल्ट लेकर के खुशी खुशी आप सब क्लास 11th में आ गए हैं। लेकिन अब क्लास 11th में आने के बाद आपका काम, आपकी मेहनत कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप क्लास 11th के सिलेबस को देखें, कंपेयर करें उसे क्लास 10th के साथ, तो आपको लगेगा कि भैया यहाँ तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में आपका हाथ संभालने, आपका साथ देने आ गया है आपका अपना फिजिक्स टीचर रॉजर गिल। मैं इस पूरे साल आपके साथ जी तोड़ मेहनत करूंगा और कोशिश रहेगी कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिले, ताकि आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। आपका एकेडमिक्स, आपके कंपटीशन, आईआईटी जेईई, नीट, सीयूईटी सबकी तैयारी में हम सब साथ मिल करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर। क्लास 11th में सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरा काम पसंद आए, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। ठीक, तो इस चैप्टर में जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम लोग चीजों को नापने की बात करेंगे। तो सवाल में आएगा, सर नापने की क्या जरूरत है। अब देखिए, चीजों को नापना जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं करेंगे तो हम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, अपनी साइंटिफिक प्रोसेसेस को पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है साइंटिस्ट ने तरीका बनाया चीजों को अलग अलग तरह से मेजर करने का, उनको नापने का। और इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, उन्हें नाप सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लें। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, आपको कैसे पता। आपने सुना होगा न्यूज में 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 50 डिग्री हो रहा है। तो इतना टेम्परेचर न्यूज एंकर को कैसे पता इतना टेम्परेचर है? क्योंकि हमने टेम्परेचर को मेजर करना, उसे नापना सीखा है। हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप सब जानते हैं ये बात। क्यों? क्योंकि हमने हाइट को मेजर करना सीखा है विद अ मेट्रिक स्केल। हमने मास को मेजर करना सीखा है विद अ फिजिकल बैलेंस। हम सब समय की कीमत जानते हैं क्योंकि हमने समय को नापना सीखा है, उसको मेजर करना सीखा है विद द यूज ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। तो हम सब समय को, मास को, लेंथ को, इन सारी चीजों को, टाइम है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो इनको मेजर करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो हमारे लिए डिजाइन करी गई है ताकि हम चीजों को साइंटिफिकली मेजर कर पाए, इसी को हम इस चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि सर हम किन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं? क्या हम दुनिया में हर चीज को नाप सकते हैं? तो मेरा आंसर है नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। भावनाओं को। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं, तो आप कहेंगे सर हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं कहूं कितना, कितने किलो, कितने लीटर, कितने किलोमीटर, आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या? प्यार को कहीं नापा जा सकता है? यही बात मैं आपको बता रहा हूं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम उन्हें नहीं मेजर कर सकते, हम सिर्फ उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से नाप सकते हैं। ऐसी ही क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आपसे कहा जाए भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आप कैसे समझाएंगे क्या है फिजिकल क्वांटिटी? आप कहेंगे कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल मींस का इस्तेमाल करके नाप सके। अब यहां पर बात आती है फिजिकल मींस क्या होते हैं। मान लीजिए आपसे वजन नापने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर तराजू पे नाप लो, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या वो एनालॉग फिजिकल वाला तराजू हो, लेकिन यूज तो एक फिजिकल मेथड ही होगा ना। तो इसी को हम बोलते हैं फिजिकल मेथड। अगर आपसे ऊंचाई, हाइट को नापने के लिए कहा जाए, तो या तो आप दीवार पर फीते से लकीरें लगा देंगे या आप एक्चुअली में हाइट मेजरिंग स्टैंड ले आएंगे। ये क्या है?
ये एक फिजिकल मेथड है, इसमें हमने फिजिकली किसी डिवाइस को लिया, डिवाइस से नापा। मान लीजिए आपको बुखार चढ़ गया, बुखार कैसे नापेंगे? मम्मी मुंह में थर्मोमीटर लगाएगी, कहेगी थोड़ी देर वेट करो, फिर उसके बाद थर्मोमीटर को लेकर के रीडिंग लेगी। यहां पर थर्मोमीटर फिजिकली आपके मुंह में लगाया गया, तभी आपका बुखार नापा गया। तो फिजिकली जब हम चीजों को मेजर करते हैं फिजिकल मींस का इस्तेमाल करके, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल मींस से, इन्हीं को बच्चों हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। साथ ही में अगर मैं कहूं क्या आप मास को मेजर कर सकते हैं, आप कहेंगे सर हाँ हम कर सकते हैं। क्या हम एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, उसे नाप सकते हैं हम। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है हमने नापा है, कितनी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमको पता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन को नापने का भी हमारे पास तरीका है। अब मैं कहूं क्या आप फोर्स को नाप सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, उसकी यूनिट होती है न्यूटन, बॉडी पर 10 न्यूटन लगाई, 20 न्यूटन लगाई, 50 न्यूटन लगाई, नाप सकते हैं। फोर्स को भी नापने का तरीका है, तो हम फोर्स को नाप सकते हैं, हम मास को नाप सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को नाप सकते हैं। तो क्या अगर हम न्यूटन की बात को सच माने, F = m × a, क्या हम ये बात लिख सकते हैं? हाँ सर, इसको तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ बोलते हैं, हमने पढ़ा है ये क्लास 9th में। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तो अगर आप नोटिस करो, मास मेजर किया जा सकता था, मास क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन मेजर किया जा सकता था, हाँ ये क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स को मेजर किया जा सकता है, हाँ सर कर सकते हैं, तो फोर्स क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने इन फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ लिख दिया, यस और नो। तो हम ये भी कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फिजिकल मींस का इस्तेमाल करके मेजर कर सकते हैं, और साथ ही में उन्हीं की टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल लिख करके दिखाया। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे एनी क्वांटिटी that can be measured directly or indirectly using physical means and in terms of which laws of physics can be expressed is called a physical quantity। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसकी टर्म्स में आप फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकें और उसको फिजिकल मींस का इस्तेमाल करके नाप सकें, मेजर कर सकें, ऐसी सभी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आई सबको, यस और नो? अब बात आती है कि क्या फिजिकल क्वांटिटी सब एक जैसी होती हैं या उनकी कोई कैटेगरी है? उनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया है क्या? आंसर है हाँ, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ बेसिक कैटेगरीज में बांटा है। कौन सी कैटेगरीज हैं, हम कैसे बताएंगे? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उसको हमने कितनी टाइप्स में बांटा है। तो ये टाइप्स जानने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि इनको किस बेसिस पर बांटा गया है। जैसे एक क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर हैं, लेकिन उनको बांटा जाता है। उनमें से कुछ ओपनिंग बैट्समैन बनेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है। उनमें से कुछ बहुत बढ़िया फील्डर्स हैं, तो उनको खास जगहों पर लगाया जाएगा, क्यों? क्योंकि उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है फील्डिंग। उनमें से कुछ अच्छे स्पिन बॉलर हैं, कुछ अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो वहां पर भी हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं किसी एक प्रॉपर्टी के बेस पर। ठीक ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी की भी जो टाइप्स हैं उनको भी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर ही बांटा जाता है। अब वो क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हम बांटते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, यानी कुछ क्वांटिटीज के पास दिशा होगी, कुछ के पास नहीं होगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बेसिस पर हम बांटेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी हम जानेंगे उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, वो हम
पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, अभी नहीं, क्योंकि हम जब वो क्वांटिटी को समझेंगे तभी उसका मीनिंग हमें समझ में आएगा। बच्चों देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो उसमें ढेर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट पढ़ने की जरूरत है। यानी जो चीजें हमारे काम की है, हमारे लिए सिर्फ वो ही मैटर करनी चाहिए। ऐसे फालतू दुनिया भर में बहुत सारा ज्ञान है, वो सारा बटोर के कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। एफिशिएंसी मैटर करेगी। तो इसीलिए हम लोग जो टॉपिक्स रेलेवेंट हैं, हमारे कंपटीशन में आएंगे, वो हम सब पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा बाहर का ज्ञान हम नहीं इकट्ठा करेंगे, कारण यूजफुल नहीं है। हमारा जो फिलहाल मोटिव है, फिलहाल मोटिव केवल ज्ञान एकत्रित करना नहीं, ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, हमको सिर्फ ये देखना है कि हम बढ़िया से एक्सेलेंस के लिए पढ़ें, कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से तैयार करें, ताकि जब हम अपना नीट का पेपर दें, अपना जेई मेंस और एडवांस दें, तब हमें दिक्कत ना आए। तो रेलेवेंट पढ़ना जरूरी है, और यही बात हमारे इस कोर्स में भी रहेगी। ठीक, यहां तक सबको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से वीडियो शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करना। ठीक, तीसरी क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा था उसको बोलते हैं टेंसर। मैं सिर्फ इसको अभी लिखवाऊंगा आपको, वो भी एडिशनल टॉपिक की फॉर्म में, लेकिन समझेंगे हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे तब मैं आपको इनको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो अब वेक्टर और स्केलर, हमको ये दो क्वांटिटीज समझनी है, वेक्टर भी और स्केलर भी। तो भैया इनमें क्या फर्क है, ये कैसे कैटेगराइज होती हैं, ये समझते हैं, कैसे समझते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, मान लो भाई दो दोस्त थे, एक चंटू एक बंटू, दोनों 9 न्यूटन की फोर्स लगा सकते हैं। चंटू भी 9 न्यूटन की फोर्स लगा सकता है और बंटू भी 9 न्यूटन की फोर्स लगा सकता है। ये दोनों मिल करके ये 9 और 9 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी पर लगाते हैं। ठीक, दोनों ने एक बॉडी पर 9 और 9 न्यूटन की अपनी अपनी तरफ से फोर्स लगाई। तो मेरा सवाल आपसे यह है, बताओ उस बॉडी पर टोटल फोर्स कितनी लगी। वीडियो पॉज करो और अपना आंसर कमेंट में लिखो। वीडियो को पॉज करके, चीटिंग नहीं, वीडियो पॉज करो और अपना अपना आंसर जो भी आपके दिमाग में आया है कमेंट में ये आंसर जरूर देना। ठीक है, तो आप में से कुछ ने जवाब दिया होगा 18 न्यूटन, कुछ ने जवाब दिया होगा 0 न्यूटन, लेकिन इसका सही जवाब है हम ये बात नहीं बता सकते, हम नहीं जान सकते कि टोटल फोर्स कितनी लगी होगी। आप कहोगे सर क्यों? अब मैं उसकी वजह बताता हूं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कहते हैं भाई ये है हमारी धरती मां, ठीक है ये हमारी धरती मां है, इस पर हमने वो बॉडी, वो बक्सा रख दिया, ये आ गई हमारी बॉडी। ठीक है जी, अब चंटू भैया आए इधर से, ये रहे चंटू भैया, ये देखो ये रहे, ये चंटू भैया कितनी फोर्स लगा सकते हैं? 9 न्यूटन की फोर्स चंटू भैया लगा सकते हैं। चंटू भैया अकेले गए, पहले जोर लगा रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ, कहते हैं बंटू, बंटू कहता है तेरा भाई आएगा अभी लगा रहा है फोर्स, लेकिन बंटू ज्यादा ही होशियार निकला। बंटू आया, कह रहा तेरा भाई धक्का देगा, देखो, ठीक है, आ गया इधर से धक्का देने। अब बताओ बॉडी किधर जा रही होगी? आप कहोगे सर कैसे हिलेगी बॉडी, जितनी फोर्स इधर से लगा रहा है इतनी फोर्स इधर से लगा रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी ना। यहां पर क्या हमने कोई स्पेशल लॉ यूज किया? हम लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया कॉमन सेंस का। तो कॉमन सेंस के बेस पर, अभी मैं कोई वेक्टर लॉ नहीं सिखा रहा, सिर्फ बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कहता है जब 9 न्यूटन की फोर्स इधर से चंटू धक्का दे रहा होगा और दूसरी तरफ से उसी बक्से पर बंटू इधर से 9 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा, भाई तो दोनों की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और जो टोटल फोर्स इनका जो रिजल्ट होकर के आएगा उसे बोलेंगे रिजल्टेंट। जो इनका रिजल्ट आई
उसको बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। आंसर आएगा 0 न्यूटन। ये कैपिटल एन न्यूटन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, कितना आएगा? 0 न्यूटन आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी बंटू इतना बुड़बक हो। ऐसा भी तो हो सकता है अगर बंटू के पास आप लोगों की तरह दिमाग हुआ तो वो क्या करेगा? वापस से अपना बक्सा बना डालते हैं भाई, ये रहा हमारा बक्सा। ठीक, अब इधर चंटू भैया लगा रहे हैं फोर्स, ये लगे पड़े जोर लगाने में, ये लगा रहे हैं। कितनी फोर्स? 9 न्यूटन की। चंटू भैया ने लगाई 9 न्यूटन। बंटू भैया थोड़े से निकले समझदार, तो बंटू भैया भी पीछे ही आ गए और यहां से वो भी लगा रहे हैं फोर्स। कितनी जी? 9 न्यूटन की। अब अगर मैं कहूं बताओ अब इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, आप कहोगे सर अब तो दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक ही तरफ लगा रहे हैं, तो बक्से पर दोनों फोर्स जुड़ जाएंगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो रिजल्टेंट फोर्स आएगी 9 + 9 कितना बाबा? 18 न्यूटन। क्या हमने यहां पर कोई फिजिक्स का रूल लगाया? नहीं, सिर्फ क्या लगाया? कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस भी हमें यह बात सिखाता है कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर हमें डायरेक्शन दे दिया जाए, दोनों फोर्सेस एक दूसरे से ऑपोजिट लग रही थी, तो उन्हीं फोर्सेस का आंसर आएगा 0 न्यूटन। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन दे दी जाए, दोनों फोर्सेस एक ही दिशा में लग रही थी, तो उन्हीं सेम फोर्स का सेम बॉडी के ऊपर आंसर आएगा 18 न्यूटन। इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये क्या था? मैग्नीट्यूड। 9 न्यूटन क्या था? मैग्नीट्यूड। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, हमें साथ में जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की। ठीक ऐसी ही क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमने सीखा कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही होता है। भाई नापोगे क्या अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा? तो मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। सो दे नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अभी आगे आपको इनकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से अपनी कॉपी बना लीजिएगा ताकि हम साथ साथ थ्योरी लिखते जाएं और क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस की अलग कॉपी बना पाएं, ताकि थ्योरी अलग रहेगी हमारी सारी, और उनसे रिलेटेड डेट जरूर डालिएगा लेक्चर में, आपने कौन सी डेट में लेक्चर को देखा है। लगातार डेट से मेंटेन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में होती है डायरेक्शन। अब एक और सवाल को देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अ बैग ऑफ व्हीट हैज 10 kg व्हीट इनसाइड इट। भैया एक बैग है, एक थैला है, इस थैले के अंदर 10 किलो गेहूं भरी हुई है। ठीक है, कितनी गेहूं है इसके अंदर? इसके अंदर है भैया 10 किलो गेहूं। ठीक, अब क्वेश्चन कहता है इफ 6 kg मोर व्हीट इज एडेड टू इट। पहले कितने थी? 10 किलो। अब उसमें और कितना डाल दिया? 6 किलो। अब आपसे पूछा गया बताओ उसमें टोटल मास क्या है गेहूं का, व्हीट का टोटल मास कितना है अब इस बैग के अंदर। इसको कैसे समझे? मान लीजिए इसमें
हमने 10 किलो और गेहूं डाल 6 किलो और गेहूं डाल दीजिए, ये रही। ये कितनी गेहूं डाल दी इसमें? 6 किलो। तो अब मेरा जो सवाल है आपसे ये है, क्या वो गेहूं इधर से फेंकने पर आपका आंसर बदलेगा, या मैं गेहूं को इधर से डालूं तो आपका आंसर कुछ और होगा, या गेहूं को ऊपर से डालूं तो आपका आंसर कुछ और होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है गेहूं को मैं इस साइड से डालूं तो मेरा आंसर आ जाए 20 किलो, गेहूं को मैं इस साइड से डालूं तो मेरा आंसर आ जाए 15 किलो, गेहूं को ऊपर से डालूं तो मेरा आंसर आ जाए 16 किलो? ऐसा पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं सर, किसी भी तरफ से फेंक दो, टोटल गेहूं आएगी 10 + 6 16 kg। तो यहां पर हम लोगों ने जो टोटल मास निकाला, कैसे निकाला? हमने जो 10 किलो पड़ा था उसमें सीधा सीधा 6 किलो ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल मास का आंसर आया 16 kg। ये हमारा टोटल मास आया। और जैसा कि हमने देखा, ये मास की वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। बात समझ में आई सबको? तो ये जो हमारा आंसर है, जो 16 किलो 16 kg आंसर आया है, ये मास की जो वैल्यू है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे इधर से फेंकूं या इधर से फेंकूं या ऊपर से डालूं, आंसर चेंज नहीं होगा। हर बार इस बैग के अंदर कितना गेहूं आएगा? 16 kg ही आएगा। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिन पर वैल्यू डायरेक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करती। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? इनकी वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओनली। और इनमें क्या नहीं होती? नो डायरेक्शन। इन क्वांटिटीज में किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ठीक, तो जल्दी से इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्क्रीन को अपनी पॉज कर लो, वीडियो को, वीडियो पॉज करो और उसके बाद जल्दी से ये डेफिनेशन लिख लो। कहती है अ फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में चाहिए डायरेक्शन, फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। हर वो क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन भी चाहिए होगी, उसके बिना वो क्वांटिटी अधूरी है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल पकड़ते हैं जी। मान लीजिए मैंने कहा मैं 100 किलोमीटर चला। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मान लीजिए मैं 100 किलोमीटर चला, बताओ मैं कहां पहुंचा? क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये तो बताओ, नॉर्थ गए, साउथ गए, ईस्ट गए कि वेस्ट गए? यस और नो? जब तक मैं ये ना बताऊं कि मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर गया, तो आप मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बता सकते। नॉर्थ 100 किलोमीटर चलूंगा तो किसी दूसरे शहर में पहुंचूंगा, साउथ चलूंगा तो कहीं और, ईस्ट चलूंगा तो कहीं और, वेस्ट चलूंगा तो कहीं और। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बन गया वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स का एग्जांपल तो हमने अभी देखा था, चंटू बट्टू भैया, याद है? ठीक है ना? तो फोर्स भी क्या हुई? वेक्टर हुई। ऐसे ही वेलोसिटी, वेलोसिटी भी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है पर यूनिट टाइम, सब सीखेंगे आगे चल करके चैप्टर्स में, सब आना है। एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज एग्जांपल हैं किसका? वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्या? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक, अब जल्दी से लिखो स्केलर क्वांटिटी। वीडियो पॉज करो और फटाक से इसको नोट कर लो। स्केलर क्या है भाई? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। ऐसी क्वांटिटी
जिसमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, इसमें किसी दिशा डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल टाइम, समय। कैसे जी, दोस्त का फोन आया, भाई कहां है, जल्दी आ। आपने कहा बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, तू रुक। कभी ऐसा बोला, भाई 5 मिनट साउथ ईस्ट रुक, मैं आ गया? कभी बोला क्या ऐसा? नहीं। कभी बोला 10 मिनट नॉर्थ रुक, मैं आ गया? नहीं। आप जब भी समय की बात करते हैं, आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। whenever you talk about time, आप जब भी टाइम की बात करते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू बताते हैं। उसके साथ आप कभी भी कोई डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं करते, कोई डायरेक्शन नहीं जोड़ते। तो टाइम कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। मास का एग्जांपल हम सब ने अभी देखा था, है ना, 10 किलो 6 किलो वाला। डिस्टेंस, इस रूम की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। डिस्टेंस है, लेंथ है, दैट्स इट। सिर्फ 5 मीटर की जरूरत है। ऐसा नहीं 5 मीटर साउथ 5 मीटर नॉर्थ ना। चौड़ाई बताने के लिए क्या चाहिए, ऊंचाई बताने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ वैल्यू ऑफ लेंथ चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही स्पीड, भाई कितनी तेज चला रहा था गाड़ी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्ते से दौड़ाई मैंने गाड़ी, अरे तो 100 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड। तो स्पीड क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब लिखिए इसके बाद तीसरा आता है टेंसर। मैंने आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा दूंगा, समझाऊंगा जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा। अब टेंसर क्या कहता है जी? टेंसर कहता है a physical quantity that has different values along different directions or axes। ऐसी क्वांटिटी जिसकी अलग अलग एक्सिस पर वैल्यू बदल जाती है। जैसे अगर मैं इस रॉड की बात करूं, ये पेन है मेरे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर निकालूंगा, इधर निकालूंगा, इधर निकालूंगा, अलग अलग आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी हुई। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टेंसर क्वांटिटी है। जैसे जैसे ये सब्जेक्ट में आते जाएंगे हमारे पास, हम इनको तब समझेंगे। अभी हमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना इस बारे में। याद रखिएगा, पढ़ना है लेकिन रेलेवेंट। ठीक है, सब ये बात याद रखेंगे, पढ़ना है लेकिन रेलेवेंट पढ़ना है। गॉट इट? अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे से पढ़ाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच पाए, ताकि वो फिजिक्स को ज्यादा डरे नहीं फिजिक्स से, बल्कि अच्छे से खूब जम करके हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसे दबाना है, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए, फटाक से आप लोग उसे देख पाओ और साथ मिल करके हम सब पढ़ेंगे फिजिक्स।